गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IAIT स्मार्ट लर्न में। तो प्यारे बच्चे, आज हम पढ़ने वाले हैं 10th हिस्ट्री का कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन जो है वो किताब से चुन चुन के लाया गया है। आप सभी के लिए ये क्वेश्चन किताब से चुन चुन के लाया गया है, जो किसी न किसी बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। क्या है? जो किसी न किसी बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन सब जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच सके, ठीक है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन सब जो है ना वो आपका किताब से चुन चुन के लाया गया है, जो किसी न किसी बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। और आपका 50% जो क्वेश्चन होता है वो आपके क्वेश्चन बैंक से दिया हुआ रहता है, ठीक है। एग्जाम में ना 50% क्वेश्चन जो रहता है वो पिछले मतलब कि किसी न किसी साल में पूछा हुआ क्वेश्चन सब रहता है। तो आपको ये याद कर लेना, यानी कि क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो आपको इसको याद कर लेना है। चलिए हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आपका पहला सवाल है आपका, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था। हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि हिंद चीन में कितने देश आते थे। हिंद चीन में कितने देश आते थे? तो हिंद चीन में ना 3 गो देश आता था। कितना देश आता था? 3 गो आता था। एगो आता था आपका लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। लाओस आता था, कंबोडिया आता था और वियतनाम आता था। इसमें ना ही तो हिंदुस्तान आता था, ना ही पाकिस्तान आता था और ना ही चीन आता था, ठीक है। सिर्फ नाम के लिए ये हिंद चीन है, लेकिन इसमें चीन देश आता नहीं था, ठीक है। इसमें 3 गो देश आता था, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम आता था, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है, क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको याद करना है। अब हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? तो हिंद चीन में कोलोन ना फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता था, ये आपको याद रखना है। यानी कि जो फ्रांस के जो हिंद चीन में फ्रांस के लोग रहते थे ना, उन्हीं को क्या कहा जाता था? कोलोन कहा जाता था। हिंद चीन में जो फ्रांस के लोग रहते थे उन्हीं को कोलोन कहा जाता था। तो ये आपको याद रखना है। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपका। अगला सवाल है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अब देखिए, अंकोर वाट का मंदिर जो है वो कहाँ पे है? तो अंकोर वाट का मंदिर जो है वो कंबोडिया में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है, ये आपको याद रखना है। और कंबोडिया कहाँ पे आता था? तो हिंद चीन में आता था, ठीक है। हिंद चीन में आपका कंबोडिया आता था, वियतनाम आता था और लाओस आता था, ठीक है। तो इसको आपको याद करना है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन इससे ये भी पूछा जाता है कि अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये आपको याद रखना है प्यारे बच्चों कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण जो है वो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मतलब कि अंकोर वाट का मंदिर जो है वो सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अंकोर वाट के मंदिर में किस हिंदू देवता की पूजा किया जाता है? अंकोर वाट का मंदिर जो है उसमें किस हिंदू देवता का पूजा किया जाता है? तो भगवान विष्णु का किया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको याद कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अब हमारा तीसरा सवाल है कि हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो ये आपको याद रखना है कि हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी जो थे वो पुर्तगाली थे, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? भारत में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो यही पुर्तगाली ही थे, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? देखिए, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच समझौता हुआ था, ठीक है। तो उस समझौता को किस नाम से
से जाना जाता है? उस समझौता को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपको याद रखना है कि 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। किस समझौता के नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि हनोई समझौता कब हुआ था? हनोई समझौता कब हुआ था? तो हनोई समझौता मार्च 1946 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। या फिर दे देगा कि सिर्फ 1946 में। ठीक है, तो हनोई समझौता कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था और मार्च के महीने में हुआ था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था हनोई समझौता? तो हनोई में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे कहीं भी हनोई समझौता नहीं है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। चलिए, अब हमारा अगला सवाल है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? तो ये आपको याद रखना है प्यारे बच्चों कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम जो है वो फान बोई चाउ ने लिखा है। ठीक है, फान बोई चाउ ने लिखा है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, अब हमारा अगला सवाल है कि उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो ये आपको याद रखना है कि उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण जो है वो 1975 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था। और हाँ, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को दो अलग अलग भागों में कब बांटा गया था? जब जेनेवा समझौता हुआ था ना, उसी में इसको दो भागों में बांटा गया था। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि जेनेवा समझौता में किस देश को बांटा गया था? तो जेनेवा समझौता में आपका उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम दो देशों में बांटा गया था। किसको बांटा गया था? वियतनाम को। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है। चलिए, अब आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, अब हमारा अगला सवाल है आपका कि कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? जो कंबोडिया है ये कहाँ, ये मतलब कि यह किसका देश है? कंबोडिया कहाँ पे आता है? हिंद चीन में आता है। हिंद चीन का ही देश है। हिंद चीन में कितने देश थे? तो 3 गो देश था। एगो कंबोडिया था, लाओस था और वियतनाम था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो कंबोडिया की राजधानी जो है वो नोमपेन में है, ये आपको याद रखना है। यानी कि जो कंबोडिया की राजधानी है वो नोमपेन है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इससे आता है कि कंबोडिया में जो है वो अंकोर वाट का मंदिर है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो अंकोर वाट का मंदिर जो है वो कंबोडिया में है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण जो है वो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जाता है कि अंकोर वाट के मंदिर में किस हिंदू देवता का पूजा किया जाता है? तो अंकोर वाट के मंदिर में भगवान विष्णु का पूजा किया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए, अब हमारा अगला सवाल है आपका वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? यानी कि जो वियतनाम था, जेनेवा समझौता में वियतनाम को कितने भागों में बांट दिया गया था? 2 भागों में बांट दिया गया था। एगो था उत्तरी वियतनाम और एगो था दक्षिणी वियतनाम। तो इसी उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया था। तो इसी 2 देशों को फिर से क्या किया गया? मिला दिया गया था 1975 में। ठीक है, कब मिला दिया गया था? 1975 में मिलाया गया था। तो यही बोल रहा है कि वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? जो 2 भागों में उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम जो बटा हुआ था, उसी को एक साथ कब किया गया था? तो ये आपको याद रखना है कि 1975 में किया गया था, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को किस समझौता में बांटा गया था? तो जेनेवा समझौता में बांटा गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, अब हमारा अगला सवाल है कि सिंगापुर कब
आजाद हुआ? जो सिंगापुर था वो कब आजाद हुआ? तो ये आपको याद रखना है कि सिंगापुर जो है वो 1965 में आजाद हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है बुडापेस्ट किसकी राजधानी है? बुडापेस्ट किसकी राजधानी है? तो जो बुडापेस्ट है वो हंगरी की राजधानी है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? जो अंकोर वाट का मंदिर था यह कहाँ था? अंकोर वाट का मंदिर तो कंबोडिया में था। इसी का निर्माण, अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो ये आपको याद रखना है कि सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था, ये आपको याद रखना है। और अंकोर वाट का मंदिर में किस हिंदू देवता का पूजा होता है? तो भगवान विष्णु का होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला सवाल है वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखा? यानी कि जो वार एंड पीस, यानी कि हिंदी में इसको दे देगा युद्ध और शांति। तो वार एंड पीस यानी कि युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखा? तो ये आपको याद रखना है कि युद्ध और शांति पुस्तक जो है वह लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा था। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो वार एंड पीस थी वह किसने लिखा है? तो लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा है। क्वेश्चन ऐसे भी दे देगा कि वार एंड पीस किसकी रचना है या फिर युद्ध और शांति जो है वो किसकी रचना है, तो वहां पे आपको लियो टॉल्स्टॉय पर टिक कर देना है। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला सवाल है कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? तो कार्ल मार्क्स जो है वह डास कैपिटल किसके द्वारा लिखा गया? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा ही लिखा गया। और जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है या फिर कम्युनिस्ट जो घोषणा पत्र है, इसी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को ना हिंदी में दे देगा कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स यहाँ पे दो पुस्तक लिखे थे, एक दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो यहाँ पे ए और डी दोनों हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? तो दास कैपिटल है और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है। अब देखिए आपका दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल ही कहा जाता है। क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या कम्युनिस्ट घोषणा पत्र किसने लिखा है? तो ये दो मिलकर लिखे थे, कार्ल मार्क्स और एंगेल्स दोनों मिलकर लिखे थे, ये आपको याद रखना है। दो आदमी से लिखा गया था। ठीक है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो है वो जर्मनी में हुआ था, ये आपको याद रखना है। और कार्ल मार्क्स जो थे वह संस्कृत के विद्वान थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो एक बार आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल है आपका रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो है वो मेजनी ने किया था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि जो वियना सम्मेलन हुआ था, वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वियना सम्मेलन की अध्यक्षता मेटरनिक ने की थी। और वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो 1815 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो 1815 में हुआ था। और वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो मेटरनिक ने की थी, ये आपको याद रखना है। और रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो मेजनी ने किया था। मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? तो मेटरनिक जो था वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक कहाँ का रहने वाला था? तो ऑस्ट्रिया का था। और यह ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री, चांसलर का दूसरा नाम होता है प्रधानमंत्री। तो यह मेटरनिक कहाँ का था? तो ऑस्ट्रिया का था। और ऑस्ट्रिया का वह चांसलर था, यानी कि वह प्रधानमंत्री था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? अब देखिए समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों की बाइबिल जो है वो आपको कहा जाता है दास कैपिटल को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और दास कैपिटल किसने लिखा है? तो दास कैपिटल जो है वो कार्ल मार्क्स ने लिखा है, ये आपको याद रखना है। दास कैपिटल किसने लिखा है? तो दास कैपिटल जो है वो कार्ल मार्क्स ने लिखा है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि
प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो ये आपको याद रखना है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो है वो रूस में हुआ था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन इससे आता है कि रूस के राजा को क्या बोलते थे? रूस के राजा को क्या बोलते थे? तो रूस के राजा को जार बोलते थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। रूस के राजा को क्या बोलते थे? तो जार बोलते थे, इसे आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। और रूस का विघटन कब हुआ था? तो रूस का विघटन जो है वह 1991 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। यानी कि रूस जो है वह कब टूट गया था? रूस में देश थे, रूस में बहुत सारे देश थे, तो वो रूस से अलग कब हो गया था? तो 1991 में हो गए थे, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये आप याद रख लीजिएगा कि जो कार्ल मार्क्स थे उनका जन्म जर्मनी में हुआ था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसका एक ट्रिक बन जाता है, देखिए कार्ल लॉ पर र दिया हुआ है ना, कार्ल र पर ऐसे तरह की र दिया हुआ है, और यहाँ मार्क्स पे भी दिया हुआ है, और यहाँ देखिए जर्मनी में भी ऊपर र दिया हुआ है मो में। तो इस ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। जो भूल जाते हैं वो इस ट्रिक से याद कर लीजिएगा। और कार्ल मार्क्स जो है वह दास कैपिटल लिखे हैं, और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा है? तो वो भी कार्ल मार्क्स और एंगेल्स ने लिखा है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या कम्युनिस्ट घोषणा पत्र किसने लिखा है? तो कार्ल मार्क्स और एंगेल्स ने लिखा है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था, और ये संस्कृत के विद्वान थे, ये भी आप याद कर लीजिएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है आपका कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? तो ये आपको याद रखना है कि बोल्शेविक क्रांति जो है वह नवंबर 1917 में हुआ था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो नवंबर 1917 में हुआ था। चलिए अगला सवाल है आपका, युद्ध और शांति किसकी रचना है? युद्ध और शांति यानी कि वॉर एंड पीस जो है वह किसकी रचना है? किसने लिखा है वॉर एंड पीस को? तो ये आपको याद रखना है कि जो युद्ध और शांति है उसको लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए एक बार आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अब हमारा अगला सवाल है आपका कि मार्क्स ने 1867 में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है? अब देखिए पहले क्वेश्चन क्या पूछता था कि साम्यवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, या समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, ठीक है, या फिर कार्ल मार्क्स ने किस पुस्तक को लिखा है। अब इस क्वेश्चन को घुमा के कैसे पूछ रहा है कि मार्क्स ने 1867 में, तो 1867 में किसका प्रकाशन हुआ? तो दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था, ये आपको याद रखना है। मार्क्स ने 1867 में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है? तो साम्यवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को कहा जाता है। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका प्रकाशन 1867 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। और दास कैपिटल को किसने लिखा था? तो दास कैपिटल को कार्ल मार्क्स ने लिखा था, ये आपको याद रखना है। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि मार्क्स ने 1867 में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है? तो ये आपको याद रखना है, दास कैपिटल की, ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट लिटोवस्क की जो संधि हुई थी वह किन देशों के बीच हुई थी? दो देशों के बीच हुई थी। तो ये आपको याद रखना है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की जो संधि हुई थी वह रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। रूस और जर्मनी के बीच हुई थी ये संधि, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? निम्नलिखित में किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो ये आपको याद रखना है कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को कहा जाता है। और दास कैपिटल को किसने लिखा है? कार्ल मार्क्स ने लिखा है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा है, या फिर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र किसने लिखा है? तो यह भी कार्ल मार्क्स ने लिखा है। तो निम्नलिखित में से साम्यवाद के संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है? तो साम्यवाद के संस्थापक के रूप में कार्ल मार्क्स को माना जाता है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका
ऑप्शन ए हो जाएगा। और कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था और कार्ल मार्क्स जो थे वो संस्कृत के विद्वान थे। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे, या फिर दे देगा कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? तो साम्यवादी घोषणा पत्र के जो लेखक थे वो आपका कार्ल मार्क्स और एंगेल्स दोनों थे, दो आदमी मिलकर लिखे थे, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में जो कृषि को दास बनाने का जो प्रथा था, रूस में कृषि को क्या बनाने का प्रथा था? दास बनाने का प्रथा था। तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो ये आपको याद रखना है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत जो है वो 1861 में हुआ था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए अब एक बार आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम सभी आगे चलते हैं। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हमारा अगला सवाल है। अगला सवाल है आपका, रूस में जार का क्या अर्थ होता था? रूस में जार का क्या अर्थ होता था? तो रूस में जार का अर्थ होता था राजा या सम्राट होता था, ठीक है। यानी कि रूस के जो राजा होते थे और जो सम्राट होते थे, कहीं कहीं पे राजा भी दे देगा और कहीं कहीं पे सम्राट भी दे देगा। तो रूस में जार का क्या अर्थ होता था? सम्राट होता था या फिर राजा होता था। यानी कि जो रूस में राजा और जो सम्राट होते थे उन्हीं को क्या बोला जाता था? जार बोला जाता था। ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? जो रॉबर्ट ओवन था वो कहाँ का निवासी था? तो ये आपको याद रखना है कि रॉबर्ट ओवन जो था वो ब्रिटेन का निवासी था, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये आपको याद रखना है कि अखिल भारतीय यूनियन ट्रेड की स्थापना जो है वह 1820 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? तो ये आपको याद रखना है कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? तो दांडी गए थे। और दांडी जो है वो कहाँ पे पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। दांडी जो है वो आपका कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? तो दांडी चुना था, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। जब नमक कानून को तोड़ा गया था, समुद्र के तट से क्या किए थे गांधी जी कि समुद्र के तट पर गए थे और वो खुद से ही नमक बनाए थे समुद्र के पानी से, ठीक है। और नमक कानून को तोड़े थे, ये आपको याद रखना है। तो ये कहाँ से तोड़े थे? तो इस स्थान कहाँ से, कौन सा स्थान वो नमक कानून को तोड़ने के लिए चुने थे? तो दांडी चुने थे। और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत भी हुआ था। बोर्ड एग्जाम में आ जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो दांडी से हुआ था, दांडी यात्रा से हुआ था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है आपका कि किस घटना के विरोध में गांधी जी ने अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी? किस घटना के विरोध में गांधी जी ने अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी? तो ये आपको याद रखना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि जो थी वह त्याग दिए थे, ये आपको याद रखना है। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ये आपको याद रखना है। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। आप इसको याद कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि आप सभी को ये क्वेश्चन आंसर जो है वो काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और यार इसको तो पूरी अच्छी तरीके से रट लीजिएगा, क्योंकि आपका आधा क्वेश्चन जो है ना वो बोर्ड एग्जाम में आधा क्वेश्चन जो आता है वो किसी ना किसी मतलब कि इस साल में पूछा हुआ क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन बैंक का 50% क्वेश्चन रहता है और ये सारा क्वेश्चन जो है ना वो
किसी न किसी बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, इससे आपका पिछले साल का, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही सवालों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।